हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है लॉक करेगा तो। आज हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद है, उसका पहले स्टार पॉइंट लिखाते हैं फ्रांस का एकीकरण, उसके बाद पढ़ाएंगे इटली का एकीकरण। कोई दिक्कत बाबू? निकाल लीजिए कॉपी, पीछे हिलिएगा नहीं। यूरोप एक जो लिखाएंगे कल धुनेंगे उसमें। यूरोप एक महादेश है। यूरोप एक महादेश है। किताब चेक भी चलता है, टेलर पेश किए थे ना कल, किताब चेक चलाए थे ना। यूरोप एक लिखिए, यूरोप जो है क्या है? लाइए तो किताब देखें। आपने लिखा यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप एक महादेश लिख लिए। लिखिए यूरोप महादेश में नेक्स्ट स्टार पॉइंट। यूरोप महादेश में फ्रांस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूनान, पोलैंड, बोहेमिया, पोलैंड और कौन सी जी? बोहेमिया, हंगरी, रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, आदि देश आते हैं। ऑस्ट्रिया आदि देश आते हैं, मैंने और सभी। कोई दिक्कत? यूरोप महादेश में कोई दिक्कत बउआ? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, आवाज आ रखें इसे। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो अगल बगल देखे वाला एकदम उसको नहीं देख देना, कोई उपाय नहीं। अपने से लिख पाया तो लिख पाया, घर बैठो। 10वां क्लास का ट्रेनिंग चल रहा है, जिसको 10वां में पढ़ाई समझ में आएगा इंटर में आ जाएगा। चोरी चमारी तो ऐसे पास हो जाएगा, घर में बैठा रहो, आए समझ में। लेकिन बात है इंटर समझने का है। आपने क्या लिखा? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक, संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की कौन सी बउआ? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक, संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की। कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टार पर।
राष्ट्रवाद का जन्मदाता राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन बोनापार्ट। राष्ट्र का जन्मदाता नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट पार लगता है लिखे में। राष्ट्रवाद का सब कॉपी करते होंगे, हिस्ट्री निकाल के रखते होंगे। ये पहला बार हिस्ट्री लिखा रहे हैं। अब बीच में संडे की थी ऐसी बेसिक लिखाए थे ना, आग का आविष्कार फलाने का नहीं जी। राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन बोनापार्ट को नेक्स्ट कहा जाता है। पूर्ण विराम दी छोटी। नेक्स्ट स्टार पर नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। फिर लिखिए नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ था। 1800। हाँ नेक्स्ट स्टार पॉइंट ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी। ऑस्ट्रिया की राजधानी ये वाला कल पूछेंगे। अच्छा वियना थी। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी। ऑस्ट्रिया की राजधानी फ्रांसीसी क्रांति लिखा थे ना भी। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी। वियना सम्मेलन नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट स्टार पर वियना बी लिखो, बी तो लगती नी लिखती जैसे बा बेटा बा ऐसे ना। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन 1800 कौन सम्मेलन बउआ? वियना सम्मेलन 1800 यह तो मेन था, इन्हें पहले लिखाना चाहिए था। फ्रांसीसी क्रांति कितना ईस्वी में? 1789 ईस्वी में हुआ था। 1789 एक ने दबाने का काम किया था मेटर ने। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? नेक्स्ट स्टार पर फ्रांस में गृह युद्ध पार लग जाता है लिखने में। फ्रांस में गृह युद्ध 1830 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस में गृह युद्ध जे चीज है ना लिखाते हैं सब बलम लिख लेते हैं ना, रफ कॉपी रोज लाएंगे है ना। और जे विषय का अगर हम लिखा हुए तो उसमें सब में जाकर लेना। फ्रांस में गृह युद्ध 1830 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट फ्रांस में फिर नेक्स्ट फ्रांस में बुर्बो वंश के स्थान पर
फ्रांस में बुरो वंश के स्थान पर ऑर्लियंस वंश को गद्दी सौंपी गई। बुर्बो वंश के स्थान पर ऑर्लियंस वंश को गद्दी सौंपी गई। फ्रांस में किसके स्थान पर जी? ऑर्लियंस वंश को गद्दी सौंपी गई। बुरो वंश के स्थान पर ऑर्लियंस वंश को गद्दी कहाँ? फ्रांस में। बुरो वंश के स्थान पर ऑर्लियंस वंश की गद्दी सौंपी गई। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। 24 फरवरी 1848 ईस्वी को फ्रांस का एकीकरण हुआ। मैंने जब विभिन्न राज्यों में टूटा हुआ था ना, उसका क्या हो गया? एकीकरण हुआ। 24 फरवरी 1848 में फ्रांस का नेक्स्ट। फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली, फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली के नाम से, संडे को पूछे थे सबने, फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। किसके संसद को बउआ? नेशनल। हाँ। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। फ्रांस में 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ। फ्रांस में 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? कोई दिक्कत बउआ? अब लेक्चर जितना लिखा है उतना याद हो जाएगा। हाँ। देखा हिर्सी पाप होता है, देखा हिर्सी पुण्य होता है। कंसर्टेड कहानी सुने सिर्फ। देखा हिर्सी पाप होता है, देखा हिर्सी। देहाती भाषा में कहावत है कि कभी सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट की असूलों से, और कभी खुशबू आ नहीं सकती है कागज की फूलों से। देखा हिर्सी पाप होता है, देखा हिर्सी पुण्य होता है। तो ठीक उसी प्रकार से बउआ, जब फ्रांस का एकीकरण हुआ, एकीकरण का मतलब ये हो गया कि फ्रांस में पहले क्या था? राष्ट्रवाद था। राष्ट्रवाद नहीं था, राजतंत्र था। राजतंत्र की रहेगा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उस समय लगभग 1789 में लगभग ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक हुआ करता था। उसी का नियम था रूल एंड डिवाइड, फूट डालो और शासन करो। वो बड़ा बड़ा क्षेत्र ले लेता था, अपने अधीन में अपने कब्जे में रखता था। छोटा छोटा क्षेत्र को छोटे छोटे खानदान को सौंप देता था कि आप यहाँ शासन कर रहे थे, चलिए आप ही करते रहिए, आप यहाँ कर रहे तो आप ही करते रहिए। ठीक फ्रांस में दे दिया था, बुर्बो वंश को दिया था। लेकिन बुर्बो वंश क्रांति के बाद ने बुर्बो वंश नहीं टिक सका, ऑर्लियंस वंश आया।
ऑर्लियंस वंश का बुर्बो वंश में था चार्ल्स लुई, क्या ना, लुई 18वां ले रहे, बुर्बो वंश का। और चार्ल्स 10वां कौन वंश का था? दोनों था, चार्ल्स 10वां, लुई 18वां, बुर्बो वंश। ऑर्लियंस वंश का लुई फिलिप और गिजो प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। लेकिन गिजो खतरनाक था, है ना जी, छूट छाड़ के भगा दिया। लुई फिलिप के इंग्लैंड भाग गया। लेकिन फिर भी सोच रहा था, अरे तोरी को वहाँ ऐसे हो गया। तब फिर वो जो ऑस्ट्रिया वाला की चाह रहा था कि इटली में ऐसे नहीं हो सके, है ना, इटली भी ऐसे नहीं हो सके। लेकिन बात तो यही है भाई, जब वहाँ गणतंत्र हो गया, जैसे तुम लोग देहाती भाषा में कैसे कहते हैं कि मोहल्ला में कोई लड़की लड़का से बात कर रहे हैं, मोहल्ले वाला से भाग के शादी कर लेता है, 2-4 साल में आओ मोहल्ले वाला 2-4 को भाग जीतो। लेकिन जो बात करता है पकड़ के जला दे बीच चौराहा पर, जब बातों करता है वो छोड़ देते बात करे, नहीं भाई जलाबो। सब प्यार मोहब्बत हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ काम करता है सब भुला जाएगा, समझ गया कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से कार्य इटली का एकीकरण, जहाँ कई राष्ट्र स्वतंत्र हुआ करते थे, इस कारण वहाँ अलगाव की भावना था। इटली के एक राष्ट्र के रूप में, देखो इटली के 2 क्षेत्र में बटा हुआ था। उसका कहना था ना, और चूंकि अब गद्दी आ गया था, जानते हैं किसके हाथ में, जब एकीकरण हो गया ना, किसका? फ्रांस का। जब फ्रांस का एकीकरण हो गया ना बउआ, तब फ्रांस के गद्दी पर आ गया नेपोलियन तृतीय। क्या आ गया जी? नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय ने फ्रांस के गद्दी पर एकीकरण के बाद बैठने वाले को तृतीय, द्वितीय, प्रथम के नाम से जाना जाएगा, है ना जी। जैसे इंग्लैंड में गद्दी पर बैठने वाले को इंग्लैंड के राज कैसे कहता था? 16वां, 17वां, 18वां। गद्दिया पर बैठे वाला के वह नाम से, राज्य के नाम से, उस नाम से जाना जाता था। इटली में क्या के, इटली में वही कहानी था, इटली को तोड़ले था। सिसिली में कौन सी टूटल था? टस्कनी में, पेपल राज में, लोमार्डी में, वेनेसिया में, हाँ सान मेरिनो में, है ना, इस सब में टूटा हुआ था। क्या हुआ था? टूटा हुआ। और तोड़ने वाला कौन था? ऑस्ट्रिया, वहाँ का चांसलर मेटरनिक। वियना समेट करके पुरातन व्यवस्था को हिलाना ही चाह रहा था। और नेता लोग जैसे हमारे देशों में अभी कहानी बता दे, जिस समय देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादियों कराने वाला बड़ी उद्देश्य था। आज़ादी करने वाला कोई चाहते थे कि हम देश के कैसे आज़ाद कर दें, कोई लेकिन कोई चाहता था कि हम देश करेंगे, आज़ाद करेंगे तो राजा हम बनेंगे, आया समझ में, प्रधानमंत्री हम बनेंगे। इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे, लेकिन पहले आज़ाद तो कराओ, समझे कि नहीं। इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। कहाँ? इटली में। केकर हस्तक्षेप था? अतः एकीकरण में इनका विरोध असंभावित था। एकीकरण में इसका विरोध करना बहुत ही असंभावित था, निश्चय जरूरी नहीं था। इधर राजधानी रोम में भी पोप के प्रभाव थे। इधर राजधानी रोम की बात करें तो पोप का भी की था। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से ना हो, कि शासकों के नेतृत्व में हो। किसके नेतृत्व में हो? इसके अलावे अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी। प्रशासनिक विसंगति भी क्या था? परंतु इसके बावजूद भी 19वीं शताब्दी के आरंभ से इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। कहाँ हो रहा था? फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसके अभियान ने? नेपोलियन के। नेपोलियन यहाँ आया, फ्रांस से उठकर यहाँ आया और लोगों ने बोला कि आप लोग भी एकीकरण होइए, लेकिन नेपोलियन को खदेड़ डालता था के मेटरनिक। सिसिलपाइन गणराज्य ल्यूलियन तथा ट्रांसपेडो ने उसके यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र के शासन के अधीन लाया के नेपोलियन, कि आप लोग भी एक हो वो, ठीक। लेकिन दोसर का मने कहावत है ना जी, कि ठेला से आदमी जो है तार चढ़ता है, समझिए कि नहीं। अरे कहीं किसी को प्रेशर डालोगे तो करेगा वो। तो हमारे देश सब गुलाम हम हैं, तो कोई दोसर का आके आज़ाद कितना कराएगा? हल्का फुल्का करेगा। नेपोलियन लेकिन जन्म तो लेना पड़ेगा कहाँ? खुद दे ना, देश में लगना जी। तो ठीक उसी प्रकार से वहाँ जन्म हुआ एक मेजनी का, जोसेफ मेजनी का। इटली में जन्म कौन सी में हुआ? हीरो में हुआ। राष्ट्रवादी भावना था उसमें। मेजनी चाहता था कि जो छोटा छोटा क्षेत्र है सब एक होवे,
और यहाँ भी गणराज्य की स्थापना होवे, जनता चुने कौन सी को, शासक को। गणतंत्र का मतलब वही ना हुआ, फ्रांस में गणतंत्र हुआ था। तब मेजनी की किया सबसे पहले 1820 में कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधार के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे राजा के खिलाफ। कहाँ भाई, तो इटली में, कि जनता के लिए गलत है, जनता के लिए गलत है, जनता के लिए सही है। उसी बीच में मेजनी जो है कि बना दिया, कार्बोनारी। कार्बोनारी क्या है, तो एक दल है। जैसे भी तुम मार्केट में तुम लोग जितना स्टूडेंट है मेरा सगरो फैल जाएगा, कोई बता देगा खोज के कि फला सर के स्टूडेंट होने ने, तो क्योंकि एक ग्रुप नहीं है, एक ड्रेस नहीं पहन ले, एक बैग नहीं दिए हम आप लोग को, लेकिन दे दे पकड़ा जाएगा। तो ठीक कार्बोनरी दल का कहना था, कोई नहीं खुल्लम खुल्ली, हम आरजेडी, हम जो है भाजपा, हम कांग्रेसी, झंडा ले घुरता और कपड़ा पहन ले चलता, लेकिन खुले रूप से नहीं था। काहे कि कचड़ देता था पकड़ के। यहाँ लोकतंत्र है तो हम छोटा पार्टी बनैले है ना, हम झाड़ू छाप, अरविंद केजरीवाल लगता है, झाड़ू लेके घूर सकते, कोई कुछ नहीं बोलेगा। समझ गया कि नहीं, क्योंकि यह लोकतंत्र है, स्वतंत्र है। क्या करे तुम इधर ध्यान। ठीक उसी प्रकार से बात कर रहे हैं, कहाँ का, इटली का। कार्बोनरी दल बना, उसका काम था अंदर अंदर लोगों को बहकाना, जहाँ जहाँ राजतंत्र गलत कर रहा उसके विरुद्ध में की उठवाना, आवाज उठाना। और सबसे बड़ी चीज लोगों को शिक्षा, लोगों को शिक्षित करना। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनी द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिकों आंदोलन को दबा दिया गया। अब मेजनी को इटली का पलायन करना पड़ा, मेजनी को इटली से किया गया, भगा दिया गया। किसको, मेजनी। लेकिन इधर जो फ्रांस एकीकरण का चाल चल रहा था, ऑस्ट्रिया लपटा गया था फ्रांस वाला में, लेकिन इधर मेजनी जो है यहाँ आके धूम मचेले था। मेजनी 1831 ईस्वी में के बउआ यंग इटली का निर्माण किया। क्या का निर्माण किया, कितना ईस्वी में, मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली का निर्माण किया। फिर मेजनी ने 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का निर्माण किया। ये सब कर रहा था। मेजनी ने 1831 में यंग इटली का निर्माण किया, 1834 में यंग यूरोप का। यंग इटली में पहले अपन देश वाला एक हो जाएगा, जब हमारा स्टूडेंट में एकता रहेगा तब दोसर को वाला हमारा मिलेगा। जब हमरे में एकता तो मिलेगा, तो सबसे पहले वो की बनाया, यंग इटली, अपन देश। जब एक हो गया तो बोला अब प्रसार करो, इसको आगे बढ़ाओ, तो यंग यूरोप का। और उसमें वही कहानी था, जो दल में शामिल होता था उसके वही कहना था कि राजतंत्र को सहना नहीं है, गलत हो रहा है उसका आवाज़ उठाना है, गणराज्य की स्थापना करना है। हमको अपना क्षेत्र चाहिए, हमको गणराज्य चाहिए, हमको जो है जनता के द्वारा चुने हुए शासक चाहिए। कोई दिक्कत बउआ। 1848 में फिर जो बेचारा भागिए गया के, लेकिन यहाँ जो है लोगों में तो राष्ट्रवादी की भावना जो है की हो गया था, क्या हो गया था, जाग गया था। सर्निया और पिडमाउंट, कौन कौन जी, सार्डिनिया और पिडमाउंट। सर्निया और पिडमाउंट किसका क्षेत्र है, इटली का था। की था बउआ, सर्निया, और उसको पलायन करा दिया। मेजनी एक गणतंत्रवादी था, कार्बोनरी दल की स्थापना किया था, गुप्त दल था। यंग इटली का निर्माण किया 1831 में, यंग यूरोप का निर्माण किया 1834 में, और उसका पलायन करा दिया कौन, ऑस्ट्रिया चांसलर मेटरनिक। कौन करा दिया, और वो की किया, विक्टर इमैनुअल को जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। विक्टर इमैनुअल की किया, आप बन जाओ इटली के प्रधानमंत्री। के ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक चुन दिया विक्टर इमैनुअल को। लेकिन विक्टर इमैनुअल जो था एक राष्ट्रवादी नेता था, वो था कहाँ के, इटलियक था, लेकिन राजा के अंडर में रहने वाला वो कैसा नेता था, राष्ट्रवादी नेता। राष्ट्रवादी नेता का मतलब वही होता है कि भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से एक देश के बारे में जो चाहे वो है राष्ट्रवादी नेता कहते हैं। तब विक्टर इमैनुअल कैसा नेता था, राष्ट्रवादी नेता था। प्रधानमंत्री बना दिया किसको, विक्टर इमैनुअल को। विक्टर इमैनुअल अपना काम धाम के लिए वो चेला चुना जिसका नाम था काउंट काबुल। किसको प्रधानमंत्री बना दिया, काउंट के बना दिया,
विक्टर इमैनुअल जो है किसको चला प्रधानमंत्री बना दिया? कहाँ का? इटली का। अकाउंट काबूर बड़ी अंदर दिमाग से चले वाला आदमी था बउआ के। कहानी समझ में आ रहा है? वो राष्ट्रवादी भावना को पलायन करा दिया मेजनी का। फिर वो जो पुरातन व्यवस्था लाना चाह रहा था और उसी को मद्देनजर रखते हुए विक्टर इमैनुअल को वहाँ का शासक बनाया। लेकिन विक्टर इमैनुअल था राष्ट्रवादी। क्या था जी? वही विचारधारा को उसने प्रधानमंत्री काउंट काबूर को बना दिया है नहीं कि? चला समझ गए कि ना? काउंट काबूर बड़ा दिमाग के आदमी था। वो सोचा हाथी से जो है वो चींटी टक्कर नहीं ले सकता। क्या कर सकता है? हाँ, इसके लिए क्या किया वो कि छोटे छोटे क्षेत्र मिलके बड़का हम पटक सकते हैं ऑस्ट्रिया को। जब तक एक नहीं होंगे, फ्रांस का तो एकीकरण होले था, तब फ्रांस का एगो क्षेत्र था, फ्रांस का एगो क्षेत्र, फ्रांस एक हो गया था। लेकिन ऑस्ट्रिया का चांसलर फ्रांस के क्षेत्र पर ही आक्रमण करवा देता था। क्या करवा रहा था? आक्रमण। क्रीमिया का युद्ध हुआ 1853, क्रीमिया जगह के नाम 53-54 में। देखिए एक चाल काउंट काबूर का। किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में। अब तुम लोग कॉमन दिमाग लगाओ कि काउंट काबूर क्या कर साथ देगा? देना चाहिए ऑस्ट्रिया का, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने इसको बनाया था, ये इसको चुना। लेकिन ये दिया फ्रांस का। वजह उसका क्या था? राष्ट्रवादी नेता था। 1853-54 में इस साथ दे दिया काउंट काबूर किसको? बिना कहले कि हम लड़ल जाते हैं, हमको सैनिक दे। अब हारेगा के? ऑस्ट्रिया हार गया। इसको पता नहीं था कि फ्रांस साथ देगा। समझौता हुआ, बुलाया गया किसको समझौता में? ये सोचा ऑस्ट्रिया कि हमरे देना काउंट काबूर देगा। लेकिन समझौता में भी बोला कि तोर गलती है ये हो। और इस तरह से ऑस्ट्रिया के समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया के काउंट काबूर। मीटिंग में जो बतियाते नहीं फैलो कि फलने ओकरे देश वाला ओकरा विरोध किया, काउंट काबूर ऑस्ट्रिया को जिम्मेवार ठहराया। कोई दिक्कत? इससे जो है फ्रांस का प्यार उमड़ गया। केकरा पर? बोले तो इटली पर। काउंट काबूर के नहीं अच्छा आदमी है। इसी का फायदा उठाते हुए नेपोलियन तृतीय था फ्रांस का शासक। क्या था? दोनों दोस्त बन गया काउंट काबूर नेपोलियन तृतीय। तो बोला कि देखिए न, एगो मेरा जो है क्षेत्र है जिसका नाम है पिडमाउंट। क्या क्षेत्र है? इटली का क्षेत्र है। ऑस्ट्रिया कहता है मेरा है, हम कहते हैं मेरा है। हम उससे लड़ेंगे। लड़ाई तो होगा जब हम कहेंगे ये हमारा किला गाड़ल जाएंगे तो हमारे लेबे करेगा। लेकिन उसके पहले हम बम बारूद जमा कर लेना चाहते हैं कि होगा तो की कहते हैं साथ दीजिएगा, देते कि नहीं? कल के चोख है, आप हमको इतना शादी हम आपको काहे नहीं देंगे? क्या बोला? अरे नेपोलियन तृतीय ने बोला रे। ये जब ऑस्ट्रिया खरा दिया ना, समझौता हो गया, तो अब काउंट काबूर बोला। दोनों दोस्त ने हो गया इसी साथ दे दिया था कि हमरा जानते हैं समस्या ऑस्ट्रिया के साथ, जबकि आगे काम किया था एकरे लेकर के। तो बोला एकदम देंगे आप हमको शादी, हम कहाँ देंगे, लेकिन हम फ्री में काम नहीं लेंगे आपसे। इसके बदले में आपका दोस्ताना भी नहीं जाइए, इटली का क्षेत्र सिसिली और नेपाल से दे देंगे आपको। क्या दे देंगे जी? क्या? नीस और सेवाएं देने का वादा किया। सॉरी, नीस और क्या कर क्षेत्र था? सेवाएं। फ्रांस का क्षेत्र था ये। काउंट काबूर वाला कि हमारा लड़ाई मगर साथ दीजिए, हम तो आपको फ्री में दे दिए। अब ऐसे फर्ज बनता आप भी साथ दीजिए, हमको लड़ते हैं तो। लेकिन नहीं, आप दीजिएगा ना तो हम आपको फायदा भी देंगे। नीस और सेवा अगर जीत गया केकरा से? ऑस्ट्रिया से। तो मंत्र से लड़ल कहेगा कि नहीं? जहाँ 50 भेजे सैनिक 100 को भेज दिया, हाँ जाओ जाओ जाओ। अब तो मत पूछो, जब लड़ना चालू किया तो ऑस्ट्रिया का अंदाज नहीं था। पिडमाउंट में उसकनिया यही ना था के काउंट काबूर। और लड़ाइया जब होवे लगा बउआ, तो वहाँ से खदेड़ले पिडमाउंट के जितना भी इटली का क्षेत्र था 2-4-10 गो विस्तारीकरण कर लिया। माने फ्रांस से भी बड़ा बनता जा रहा था। कौन? इटली। नेपोलियन बुला लिया अपन पार्टी के। क्यों कर लिया? हाँ, उसको डर लग गया कि कहीं चोट्टा हमको नहीं दे क्षेत्र, कहीं क्षेत्र हमको नहीं दे, या हमरे ऊपर आक्रमण कर सकता है काउंट काबूर है। नहीं बोले भाई बड़ी साथ दे दिलियो, अब जाइयो। तो बोल ठीक है जा, लेकिन एक बात हो, हमरा ऑस्ट्रिया से लड़े के मने हो, बीच में आप कुछ नहीं बोलिएगा। अब तो ढेरों बड़ा बन गया था ना, ये सैनिक साथ दे दिया था, वो पीछे खसक रहा था। बोल नहीं बोलेंगे।
है न जी। उसने नेपोलियन को सेवा प्रदेश का लोभ देकर राष्ट्रीय पिडमाउंट के युद्ध में फ्रांस को निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों के पिडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन दिया। बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि राज्यों का विलय होगा, जनमत संग्रह कराए जाएंगे। नेपोलियन बोला ठीक है, जिसको मिलाइएगा वहाँ वोट होगा किसका? पब्लिक का। बोला ठीक है। इससे अब आए और जब क्षेत्र बात आया देने का, जब लड़ाइया समाप्त हुआ तो बोले जाओ। नेपोलियन का कह दिया नहीं, सब सेवाएं नहीं देंगे। पब्लिक सच पूछ के फ्रांस आपको मांगता क्या जाइएगा? तो बोले नहीं, हम रहेंगे, इटली का क्षेत्र है तो इटली में रहेंगे। केरस बगावत कर लिया फ्रांस से भी के काउंट काबू। दुर्भाग्यवश 1862 में बेचारा काउंट काबूर मर जाता है। लेकिन भाई इटली का तो बहुत सारा क्षेत्र का एकीकरण हो चुका था। उसके बाद इटली में आता है फिर कौन? गैरीबाल्डी। तो काउंट काबूर कैसा नेता था? राष्ट्रवादी था। फिर कौन आता है? गैरीबाल्डी। देखिए कौन कैसे चाल चला था जे। हाँ, कोई दिक्कत रहने दिया जितना नहीं। चलिए है कोई देश